इससे पहले की वीडियो में हमने 1813 का चार्टर अधिनियम पढ़ा। अब इस वीडियो में हम 1833 का चार्टर अधिनियम पढ़ेंगे। इस अधिनियम के तहत किए गए प्रावधानों को समझने से पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह अधिनियम क्यों लाया गया था। इस अधिनियम को लाने के कई कारण थे। इस समय ब्रिटेन की सरकार पर यह दबाव डाला जा रहा था कि ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अन्य कंपनियों और व्यापारियों को भी भारत में व्यापार करने के मार्ग खोल देने चाहिए। व्यापार करने के सभी क्षेत्रों को ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अन्य कंपनियों के लिए खुला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले चाय और चीन के साथ ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का अभी भी अधिकार था। इसलिए ब्रिटेन के व्यापारियों का कहना था कि ब्रिटेन की सरकार को अब संपूर्ण व्यापार को ब्रिटेन के अन्य व्यापारियों और कंपनियों के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। दूसरा, इस अधिनियम के माध्यम से भारत के शासन को ब्रिटेन की सरकार और अधिक व्यवस्थित और केंद्रीकृत करना चाहती थी। ब्रिटिश भारत में जो अलग अलग कानून थे उन सभी को मिलाकर एक करना चाहती थी, इसलिए यह अधिनियम लाया गया था। अब देखते हैं कि आखिर इस अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए थे। इस अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला प्रावधान यह किया गया था कि अब बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब कि जो पहले बंगाल का गवर्नर था, जो बंगाल के आसपास के क्षेत्रों को नियंत्रित करता था, अब उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करता था। वो कौन थे प्रथम गवर्नर जनरल? वो प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये प्रथम गवर्नर जनरल थे। किंतु हमें यहाँ एक और बात याद रखनी है कि यह ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। यहाँ हमें अपने कन्फ्यूजन को दूर रखना होगा कि ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। इनको ये जो थे विलियम बेंटिंक, इनको संपूर्ण ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक, न्यायिक, विधायी यानी कि कानून बनाने की और वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त थीं। इनको कानून बनाने की असीमित अधिकार प्रदान करे गए थे, किंतु यह भी ब्रिटिश गवर्नर जनरल अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेही था। यदि कोई नीति बनाता था, कोई कानून बनाता था, तो अंततः जवाबदेही इसकी ब्रिटेन सरकार के प्रति, इसकी जवाबदेही ब्रिटेन की संसद के प्रति थी। यह भी सर्वे सर्वा नहीं था। ठीक है। अब इस अधिनियम में दूसरा प्रावधान किया गया था कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को कानूनी अधिकार दिया गया था। मतलब कि यह जो गवर्नर जनरल है और यह जो इसकी परिषद है, यह परिषद अब जो भी कोई नियम बनाती थी या विनियम बनाती थी, उसको कानून की तरह ही मान्यता प्राप्त थी। अब उसके द्वारा जो नियम बनाए गए थे, जो विनियम बनाए गए थे, उनको अब किसी भी आधार पर उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता और उनको वही शक्ति प्रदान प्राप्त थी जो ब्रिटेन की संसद को प्राप्त थी। इनके द्वारा बनाया गया कोई भी नियम या कानून ऐसे ही लागू होता था जैसे ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनाया गया कानून ब्रिटिश भारत में लागू होता था। ठीक है। अब हम देखते हैं इस अधिनियम में एक और प्रावधान किया गया था। तीसरा प्रावधान किया गया था कि प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। प्रशासन को और संक्षिप्त कर दिया गया, उसको और केंद्रीकृत कर दिया गया। अब उसका कंट्रोल और एक व्यक्ति के हाथ में कर दिया गया उसका कंट्रोल। मतलब कि इस अधिनियम के माध्यम से जो मद्रास था और जो बम्बई था, इनके जो गवर्नर जनरल थे, इनके जो कानून बनाने की शक्ति थी वो सभी किसको दे दी गई? भारत के गवर्नर जनरल को। अब जब भी इन्हें कोई कानून बनाना होता था, कोई नीति बनानी होती थी, तो ये भारत के गवर्नर जनरल के पास जाते थे और अपनी नीति और अपने कानून बनवा के लाते थे। तो इस अधिनियम के माध्यम से मद्रास और मुंबई के गवर्नरों को विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि एक समान कानूनों का निर्माण हो सके, ताकि कोई भ्रम की स्थिति ना हो कि बम्बई में अलग तरह का कानून चल रहा है, मद्रास में अलग तरह का कानून चल रहा है ब्रिटेन की सरकार का। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक ही तरह के कानून होने चाहिए ताकि कोई भ्रम की स्थिति ना हो शासन के दौरान। इस अधिनियम के माध्यम से एक चौथा प्रावधान यह किया गया कि ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी
जो उसका अभी तक चाय का एक अधिकार था कि चाय का व्यापार सिर्फ ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और चीन के साथ भी व्यापार सिर्फ ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, उस एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ब्रिटेन की अन्य कंपनियां भी भारत के साथ चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार कर सकती थी। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसके व्यापार के जो मोनोपोली थी उसको समाप्त कर दिया गया और ब्रिटेन की अन्य कंपनियों को भी भारत में व्यापार, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार करने की अनुमति दी गई। अब क्या हुआ कि अब जो ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका व्यापारिक महत्व पूर्णतः समाप्त हो गया। यानी कि पहले ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के लिए जानी जाती थी और ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का भी उद्देश्य पहले भारत के साथ व्यापार करना ही था, किंतु इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्णतः राजनीतिक और प्रशासनिक संस्था बन गई, जो ब्रिटेन की संसद की तरफ से भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक मामले देखती थी। वह अब प्रशासनिक और राजनीतिक एजेंसी बन गई थी। इस अधिनियम के माध्यम से एक प्रावधान यह भी किया गया कि यदि ब्रिटेन की सरकार भारत में सरकारी नौकरियों, सरकारी पदों पर किसी की नियुक्ति करेगी तो वह जाति, धर्म या रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। उनका इस अधिनियम का कहना साफ साफ यह था कि यदि ब्रिटेन की सरकार भारत के किसी व्यक्ति को किसी पद पर, सरकारी पद पर नियुक्त करना चाहती है तो वह ब्रिटेन के नागरिक और भारत के नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगी। किंतु व्यवहार में यह अधिनियम 1853 के बाद ही लागू हुआ। इससे पहले ब्रिटेन के नागरिकों को ब्रिटेन की सरकार के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में ऊंचे पदों पर रखा जाता था और जबकि जो भी भारतीय नागरिक थे उनको निम्न पदों पर नियुक्त किया जाता था। उच्च पदों पर हमेशा अभी भी ब्रिटेन के ही अधिकारी नागरिक नियुक्त मतलब पद पर रखा जाता था अभी भी। इस अधिनियम के माध्यम से एक और प्रावधान किया गया कि अब से भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति गुलाम बनाकर किसी को नहीं रख सकता था और उसको कानूनी रूप से अपराध घोषित कर दिया गया था। यदि कोई व्यक्ति किसी को गुलाम बनाकर रखेगा तो ब्रिटेन की सरकार उस पर कानून का उल्लंघन करने के आधार पर उसको दंड दे सकती है और उसको जेल भी भेज सकती है, क्योंकि अब से दास प्रथा बिल्कुल बंद कर दी गई थी। अब कोई भी व्यक्ति किसी को दास बनाकर नहीं रख सकता था। तो इस अधिनियम में इस वीडियो में हमने 1833 का चार्टर के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे आपको संपूर्ण पॉलिटी को कंसेप्ट और चित्रों के माध्यम से इसी तरह पढ़ाना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम आपको संपूर्ण पॉलिटी इसी तरह पढ़ाएं तो हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अन्य अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि हमने कोई वीडियो में को पढ़ाते समय कोई कमी की है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं ताकि हम आने वाले वीडियो में सुधार कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बाय।